नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं सूचना तकनीकी के बारे में। इसमें आपके 4 टॉपिक हैं: आधार, अनुप्रयोग, उपकरण और सामाजिक प्रभाव। और अभी अपना टॉपिक चल रहा है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। 2 पार्ट इसके करवा दिए गए हैं। इन 2 पार्टों में मित्रों आपने पढ़ा था जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी परिभाषाएं क्या है और प्रकार कौन कौन से हैं। प्रकारों में हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, और अनेक प्रकार के इसके क्षेत्र हैं, उनका डिटेल पूर्वक अध्ययन किया था। आपको साथ साथ में ये भी बताया था कि अत्यधिक क्षेत्र होंगे तो अपराध भी पनपेगा और अपराध को कम करने के लिए आईटी एक्ट लागू किया गया। ये सारी डिटेल आपको बताई गई है। उपयोग क्या है और जो अनेक पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, प्रथम पीढ़ी से लेकर पंचम पीढ़ी कंप्यूटर तक, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं मित्रों आगे क्या दे रखा है। अगला पॉइंट दे रखा है मित्रों इसमें कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा चित्र एवं कार्य प्रणाली, यानी कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रोसेस। कंप्यूटर एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, सिस्टम के रूप में, सिस्टम से चलने वाला यंत्र है। कंप्यूटर सिस्टम से अभिप्राय देखिए कंप्यूटर के भौतिक भागों से है, जो भी बाहरी हैं, आकार के आधार पर हो, बाहर से दिखने वाले हों। फिजिकल यूनिट्स, कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बना है। पहला आपका सिस्टम यूनिट, दूसरा इनपुट यूनिट और तीसरा है आउटपुट यूनिट। यानी इन 3 इकाइयों से मिलकर आपका कंप्यूटर है या कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो बनता है मित्रों। याद रखें, नोट्स बनाएं शॉर्ट में इसके। सिस्टम यूनिट है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। अब इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में पढ़ते हैं क्या होती हैं। सिस्टम यूनिट यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू होता है। तो ये सीपीयू की फुल फॉर्म है, सभी को आती होगी, शुरुआत से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखें इसको। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है मित्रों। सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई अन्य युक्तियां या डिवाइसेस हैं तथा परिपथ लगे होते हैं, सर्किट्स या तार बोल सकते हैं, बहुत सारे तार, जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदरबोर्ड पर संयोजित रहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट में ही होता है। तो यह आपका सिस्टम यूनिट है। इसमें आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ये भाग है मुख्य, और अनेक युक्तियां लगी रहती हैं या परिपथ। इनपुट यूनिट में देखिए मित्रों, कंप्यूटर में डाटा तथा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियां इनपुट यूनिट यानी आगम इकाई कहलाती हैं। और इसमें आपके होते हैं कीबोर्ड है, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। इनके द्वारा, ये जो उपकरण है मित्रों, इनके द्वारा आप इनपुट्स को डाल सकते हैं इसके अंदर। इनकी आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो दूसरा पार्ट आपका इनपुट यूनिट, पहला सिस्टम यूनिट हो गया, और तीसरा देखिए आउटपुट यूनिट, निर्गम इकाई। ये हिंदी वाले भी याद रखें मित्रों, निर्गम इकाई नाम दे दे वहां पर आपको पता हो आउटपुट यूनिट के बारे में तो दिक्कत हो सकती है। कंप्यूटर से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने और उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियां आउटपुट यूनिट कहलाती हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी कंप्यूटर से प्राप्त होते हैं निष्कर्ष उनको लिखना है और उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत है। कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है, कोड भाषा बोल सकते हैं, उसी भाषा में लिखता है, लेकिन जो आउटपुट है अपने को जो प्राप्त होता है वो मानवीय भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। और ये कार्य होता है आउटपुट यूनिट का। इसमें आपके मॉनिटर हैं, प्रिंटर हैं आदि कुछ सामान्य निर्गम युक्तियां आउटपुट डिवाइसेज हैं, और इनकी चर्चा भी आगे की जाएगी। अब देखिए एक ब्लॉक चित्र बना रखा है। इसमें आपका
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी अंक गणितीय व तार्किक इकाइयाँ, ये कंट्रोल यूनिट है जो सभी को कंट्रोल करती है, मुख्य मेमोरी होती है इसमें। और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, यहाँ से देखिए जो भी इनपुट हैं वो यहाँ पर प्रेषित किए जाते हैं और सीपीयू के द्वारा इसमें जो गणनाएं हैं, इसका कंट्रोल है, स्टोरेज का कार्य है, ये किया जाता है और फिर जो भी आउटपुट निकल के आता है उनको प्राप्त कर लिया जाता है। ये कंप्यूटर का ब्लॉक रेखाचित्र। अब देखें मित्रों सीपीयू के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय संसाधन इकाई क्या होती है? ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जो भी निर्देश हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें पढ़ता है, उनकी व्याख्या करता है और उन पर कंट्रोल करता है। साथ में संगणना करता है यानी कैलकुलेशन। वास्तव में हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। तो ये सीपीयू का कार्य है मित्रों। जो भी क्रियाएं होती हैं उनको पढ़ लेता है, उनकी व्याख्या करता है और उन पर नियंत्रण करता है। और गणनाएं करनी हो तो गणनाएं ही भी सीपीयू के द्वारा ही की जाती हैं क्योंकि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। वास्तव में हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं? सीपीयू में ही जाते हैं और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर आपको दिखा देता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर में यदि सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। बेसिक सी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर पर नियंत्रण रखता है, ठीक उसी प्रकार से सीपीयू कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं जैसे मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। किस प्रकार का इनपुट मिला है उसको प्राप्त करना है, मेमोरी में उसको स्टोर करना है या जो आउटपुट देना है, ये सारी प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं सीपीयू के द्वारा संपन्न की जाती हैं या कंट्रोल किया जाता है और उनसे कार्य करवाता है। यानी हेड यही हो गया मित्रों, काम करवाता है। ये प्रोग्राम और डाटा इसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित होते हैं। इसी के नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है अथवा प्रिंटर के द्वारा कागज पर छपता है। अगर प्रिंटर भी है आपके पास में तो कागज पर आप जो भी आउटपुट प्राप्त हो रहे हैं उनको छाप सकते हैं। सीपीयू लाखों करोड़ों गणनाएं व निर्णय सेकंडों में कर सकता है और 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहली आपकी कंट्रोल यूनिट या सीयू, ये याद रखें, नियंत्रण इकाई। दूसरी है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी अंक गणितीय व तार्किक इकाई या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएलयू। 2 पार्ट हो गए। तीसरा मेमोरी अथवा संग्रहण इकाइयां या स्टोरेज यूनिट। तो ये 3 भाग हैं सीपीयू के। अब देखिए इसमें आगे माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है प्रोसेस करने के लिए। अन्य बड़े कंप्यूटरों में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर के कई कार्य संचालित होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं जैसे सीयू है, एएलयू है, रजिस्टर, आंतरिक बस है या इंटरनल बस। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टरों को संयोजित करके बनाया जाता था। कंप्यूटर को अधिक दक्ष, कार्यकुशल एवं उपयोगी बनाने के लिए इसके प्रोसेसर के परिपथ में ट्रांजिस्टरों की जो संख्या थी उसमें अत्यधिक वृद्धि होती गई। इससे ट्रांजिस्टरों का परिपथ जटिल होता गया और परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने से इनके खराब होने की समस्या उत्पन्न होने लगी। आजकल जो चिप सिस्टम है मित्रों, जैसे आपने पंचम पीढ़ी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में पढ़ा, वो उस समय नहीं था। उस समय ट्रांजिस्टर थे, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को संयोजित करके सीपीयू को तैयार किया जाता था और जिससे उसका आकार भी बढ़ जाता था। लेकिन आजकल इस प्रकार का सिस्टम नहीं है। जो चिप लगी रहती है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को संयोजित कर दिया जाता है। अतः एक ऐसे पुर्जे की आवश्यकता हुई जिसमें अनेक ट्रांजिस्टरों के तुल्य परिपथ हों। ऐसा पुर्जा ही माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है।
तो एक साथ में इन सभी को संयोजित करने वाले परिपथ की आवश्यकता हुई और ये परिपथ बन भी गया। इसको कहा गया माइक्रो प्रोसेसर। याद रखें इसको। बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को जब संयोजित कर दिया गया तो आपका क्या बना? माइक्रो प्रोसेसर। ये देख सकते हैं आप। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया। तो ये भी याद रखें। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कब तैयार किया? 1970 में। किसने किया? इंटेल कॉरपोरेशन ने। और किस नाम से? इंटेल 4004 के नाम से, जिसमें लगभग मित्रों 2300 ट्रांजिस्टरों के बराबर क्षमता थी। माइक्रो प्रोसेसर लगभग आधे इंच का सिलिकॉन धातु से निर्मित आयताकार टुकड़ा होता है जो एक खोल में छोटे छोटे कनेक्टर्स से के साथ में व्यवस्थित रहता है। चपटा होने के कारण इसे चिप भी कहते हैं। चपटा रहता है इस प्रकार से, तो इसको क्या कहते हैं? चिप भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखें। इंटेल 4004 चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक निरंतर विकसित होती गई और इनकी क्षमता व गति बढ़ती गई। वर्तमान में विभिन्न गति एवं गणन क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध हैं और उनके नाम ये हैं, देखिए। इंटेल पेंटियम 4, कोर 2 ड्यू, i3, i5, AMD आदि माइक्रो प्रोसेसरों के नाम उल्लेखनीय हैं। तो ये शुरुआती है वो तो इंटेल 4004 है, जिसमें 2300 ट्रांजिस्टरों को संयोजित किया गया था या उनके बराबर उसकी कैपेसिटी थी। चिप भी इसको कहा जाता है। तो ये मुख्य बातें हैं, याद रखें। और जो वर्तमान में हैं इनके नाम भी याद रखें। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट, CU शॉर्ट में। तो कंट्रोल यूनिट की जो CPU है उसमें बहुत अहम भूमिका है। नाम के अनुरूप यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान हो और कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है। इसके प्रमुख कार्य देखिए। कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन और इनपुट आउटपुट क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण। मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ती हैं, व्याख्या करती हैं उनकी। ALU व मेमोरी में वांछित क्रियाओं को संपन्न करने के लिए तदनुसार निर्देश देती हैं। यह ALU को यह बताती हैं कि डाटा मेमोरी में कहाँ पर स्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात निष्कर्ष और जो परिणाम है कहाँ संग्रहित होना है। तो ये सारी बातें CU या नियंत्रण यूनिट का कार्य है। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस की नियंत्रण बस के माध्यम से कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं वहां तक संचारित होते हैं। अनेक तारों का समूह बस कहलाता है या बस कहलाती है। अनेक तारों का समूह बस कहलाती है। तो ये बात याद रखें। यह निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस की नियंत्रण बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचारित होते हैं। और अगला पार्ट है मित्रों इसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट, ALU। अंक गणितीय तार्किक इकाई। यह यूनिट मित्रों अंक गणितीय क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं करती हैं और अंक गणितीय क्रियाओं में आपके जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सभी सम्मिलित हैं। ALU में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंक गणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है। तो ये ALU का कार्य है। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है इसमें जो अंक गणितीय अंकों से संबंधित जो गणित है आपकी वो गणनाएं करने में सक्षम होता है। तार्किक क्रियाओं में ALU दो संख्याओं या डाटा की तुलना कर निर्णय लेने का कार्य करता है। तुलना के परिणाम हाँ अथवा नहीं में होते हैं, यानी जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है उसका आंसर होगा या तो हाँ में या फिर नहीं में, जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ALU कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है, CU की। यह मेमोरी में डाटा प्राप्त करता है और उस पर गणनाएं करता है
और परिणाम पुनः मेमोरी को ही लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की जो गति है वो बहुत ही तीव्र होती है। यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से करता है और अनेक इसमें रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। एएलयू में डाटा पर कार्य होने के बाद परिणाम को या तो प्रदर्शन के लिए आउटपुट उपकरणों में भेज दिया जाता है या उन्हें मेमोरी में संग्रहित कर लिया जाता है। आउटपुट उपकरण प्राप्त करने हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर मेमोरी में उनको स्टोर रखना है तो वह कार्य भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी। मेमोरी में देखिए, नेक्स्ट दे रखा है आपका मेमोरी। मेमोरी में देखिए मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है जिसे स्मृति या मेमोरी कहते हैं। याद रखने की क्षमता। इसी प्रकार से मित्रों कंप्यूटर में डाटा और जो निर्देश हैं उनको संग्रह करने की क्षमता होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां पर डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं, स्टोर रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान होते हैं यानी लोकेशन, जिनकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता अथवा मेमोरी का जो आकार है वो इन स्थानों की संख्या पर ही निर्भर करता है। जो ये अनेक स्थान है, लोकेशन है, उन पर निर्भर करता है मेमोरी की क्षमता है, मेमोरी का आकार। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसको एड्रेस कहते हैं। पहचान संख्या प्रत्येक स्थान पर मेमोरी में देखने को मिलती है और उसी को क्या कहते हैं, एड्रेस। अब मेमोरी के भाग देखिए, दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहली मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, और दूसरी एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका से मुख्य मेमोरी से होता है यानी मेन मेमोरी से, और इसको प्राथमिक मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। यह सीपीयू का ही भाग होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना है, प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। यह मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मध्यवर्ती बीच के जो निष्कर्ष हैं और अंतिम जो रिजल्ट क्या निकलते हैं उनको संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। और मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है, सेमीकंडक्टर चिप। तो ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में आपको, अर्धचालक है, चालक है, कुचालक है, ये अनेक प्रकार के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो मेमोरी क्या है, एक अर्धचालक चिप है, सेमीकंडक्टर चिप है। मुख्य मेमोरी को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। मेन मेमोरी है जो इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से। पहली आपकी अस्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी आरएम, राम। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा वहां से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। जो भी डाटा है सर्वप्रथम इनपुट किया गया है तो वह कहाँ जाता है, रैम में। रैम में ही संग्रहित किया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी उसको पढ़ सकते हैं या पुनः लिख सकते हैं। दैट कैन बी रीड फॉर एज वेल एज रिटन टू। रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रो सेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। माइक्रो सेकंड यानी सेकंड का भी बहुत ही छोटा क्षण, उसके भी 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण किया जा सकता है जो भी सूचनाएं, संचित सूचनाएं। तो इतनी इसकी स्पीड होती है, ये देख सकते हैं आप। ये रैम चिप है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं, स्थायी रूप से न रह करके अस्थायी रूप से।
कंप्यूटर को बंद यानी स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। इसलिए रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी भी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी है जिसको अस्थायी या अस्थिर मेमोरी कहते हैं? तो आपका आंसर होगा रैम। और दूसरी है आपकी स्थायी मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखें। यह मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। एक बार स्टोर हो गए तो प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं होगा, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। यह मेमोरी स्थायी या स्थिर भी होती है। अतः कंप्यूटर को बंद करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर यह नष्ट नहीं होती है। तो यह अंतर है दोनों में। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो इससे स्वतः ही सूचना ग्रहण करके बूट हो जाता है। और रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। बूटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं मित्रों? जब आपने देखा होगा मोबाइल को चालू करते हैं तो काफ़ी समय लगाता है वो चालू होने में। एक बार स्विच ऑफ करके आप जब ओपन करते हैं तो उसी समय को बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, और ये देखिए रोम चिप का डायग्राम देख सकते हैं आप। रोम 3 प्रकार की होती है मित्रों। 3 प्रकार में आपके कौन कौन से हैं? सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, प्रोम, इप्रोम और ई प्रोम, ये हैं। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार इसको पढ़ा जा सकता है। ये है आपकी प्रोम। फुल फॉर्म याद रखें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जैसा भी नाम दिया हुआ है, इंग्लिश वाले पढ़ लें इसको। और ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका पूरा नाम है ई प्रोम का। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। मेमोरी को मिटाने के लिए पेरा बैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो प्रोम में तो मित्रों एक ही बार लिख सकते हैं, बार बार इसको पढ़ा जा सकता है। लेकिन ई प्रोम में आवश्यकता होने पर इसको मिटाया भी जा सकता है, नया प्रोग्राम भी डाल सकते हैं। और मिटाना हो तो इसके लिए पेरा बैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका ई प्रोम। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म है इसकी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और फिर नया प्रोग्राम डाला जा सकता है विद्युत तरंगों के द्वारा, यहां पर पैरा बैंगनी किरणों के द्वारा। और इसमें एक ही बार लिख सकते हैं। अब देखिए बाह्य मेमोरी। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता होती है। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित स्टोर करने के लिए इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी चुंबकीय अथवा प्रकाशीय होती है। इसमें संग्रहित डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियां भी कहते हैं। तो मित्रों ऊपर अपने पढ़ा था, देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया था, रोम चिप वाला पार्ट। ये देखिए स्थायी मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी बोला था, ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। देखिए ये बाह्य मेमोरी में होगा, तो इसको याद रखें आप। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता। द्वितीयक मेमोरी इसी को कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। और ये कुछ उदाहरण है इसके, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं? तो वहां पर दिक्कत आती है जब आपके नाम याद नहीं होंगे। तो बाह्य मेमोरी के उदाहरणों के नाम अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे मित्रों, साधारण जानकारी आपके लिए।
मेमोरी की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ मेमोरी, कौन कौन सी इकाइयाँ देखिए। मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रह की जाती है। बिट के रूप में, बिट बाइनरी डिजिट से मिलकर बना शब्द है। और कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया, जितनी भी आंतरिक क्रिया है वो बाइनरी अंक प्रणाली पर ही आधारित है। और बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो ही अंक होते हैं, एक जीरो और एक। ये सभी ने आपने पढ़ लिया होगा, शुरुआती कंप्यूटर का ज्ञान है जिनको। तो मित्रों, इसमें जो ये ध्यान में रखने वाली बात है ये यही है कि जीरो और एक ये बाइनरी जो डिजिट हैं ये होते हैं। अंक प्रणाली में केवल दो ही अंक सम्मिलित किए जाते हैं। और मेमोरी में सूचना है बिट के रूप में संग्रहित की जाती है। ये इतनी ही बातें मुख्य हैं इसमें, बाकी तो आपके काम के नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए एक बार। एक बिट का मान शून्य अथवा एक ही हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि आउटपुट के रूप में कुछ विभव हो तो उसे एक, तथा विभव कुछ भी ना हो तो शून्य से उसको निरूपित किया जाता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में एक का अर्थ प्लस उपस्थित है, जबकि जीरो का अर्थ प्लस अनुपस्थित है। कंप्यूटर में सभी डाटा जीरो अथवा एक में ही संग्रहित होता है, किंतु मानव द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचनाएं जीरो अथवा एक के रूप में या एक बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। अतः उपयोगकर्ता कंप्यूटर को समस्त इनपुट, जो भी उपयोग करने वाला है वो कंप्यूटर को क्या करता है, जितने भी इनपुट है अपनी भाषा में देता है। और कंप्यूटर स्वयं उसे अपनी भाषा में परिवर्तित कर लेता है। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड पर जब आप ए को दबाते हैं, ए ऑप्शन को जब आप दबाते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में इतना अक्षर अंकित होता है मित्रों। इस प्रकार से कंप्यूटर इसको पढ़ता है, एक और शून्य 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 एक, इस प्रकार से संख्या अंकित हो जाती है और उसी को पढ़ पाता है। तो ये कंप्यूटर की भाषा है। यद्यपि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्राय इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता। सामान्यतः मेमोरी मापन में बाइट इकाई का उपयोग किया जाता है। 8 बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है। 8 बिट जब मिलते हैं तो एक बाइट का निर्माण होता है। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, नीचे डिटेल पूर्वक हैं, वो देखना, आप याद करना है आपको, अच्छे से पूछ ही जा सकते हैं। बिट और बाइट के बीच की एक और इकाई निबल है। एक निबल में 4 बाइनरी अंक होते हैं, अतः ये बाइट की आधी होती है मित्रों। ये नीचे डिटेल में आपके समझ में आ जाएगा आसानी से। मेमोरी की विभिन्न इकाइयां निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं। और पहली है इसमें आपकी बिट। देखिए क्या दे रखा है इसमें। बिट में मित्रों मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान शून्य अथवा एक होता है। तो ये तो आपका बिट हो गया। और निबल का मतलब देखिए, 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। याद रखें, एक बिट बराबर तो जीरो और एक, और 4 बिट बराबर एक निबल। अतः एक निबल बराबर कितने हो गए, 4 बिट। बाइट देखिए, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर, अंक या अक्षर को एक बाइट से व्यक्त किया जाता है। अतः एक बाइट बराबर कितने हो गए, 8 बिट। 8 बिट हो गए मित्रों। तो एक बाइट में निबल कितने हो गए, ऐसे भी पूछ सकता है। तो निबल हो जाएंगे 2, क्योंकि एक निबल बराबर कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं। और किलो बाइट देखिए, 1024 बाइट को 1 किलो बाइट कहा जाता है। ये जो आंकड़े हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं, रटने हैं। 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से सभी को आपको याद करना है। इसके बाद में मेगाबाइट है, गीगाबाइट है। मेगाबाइट में देखिए, 1024 किलो बाइट को 1 मेगाबाइट कहा जाता है। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट। 1024 गुणा 1024 बाइट। अगर किलो बाइट को बाइट में कन्वर्ट करें तो इस प्रकार से
इसी प्रकार से छठा दे रखा है गीगाबाइट यानी जीबी। 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहा जाता है। 1024 MB आप बोलते भी होंगे, 1024 MB है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, 1 GB बोल देते हैं या गीगाबाइट। और ये देखिए 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होते हैं, 1024 गुणा 1024 किलोबाइट होते हैं, 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 इसमें बाइट होते हैं। तो इसमें से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मित्रों, याद आपको करना होगा, अच्छे से याद करें इसको। इसके बाद में सातवां आपका टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहते हैं। 1024 जो जीबी है उसको क्या बोलते हैं, 1 टेराबाइट भी बोलते हैं। और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट होगा और ये मेगाबाइट है, फिर किलोबाइट, बाइट, इस प्रकार से ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पार्ट इसमें मित्रों आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का जो कार्य है वो 2 भागों में संचालित होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, अच्छे से देखना होगा इनको। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मिलकर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो भी उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि आते हैं वे सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। अतः इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। और हार्डवेयर देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक एवं मूर्त भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपके सीपीयू है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इन सभी भागों को हम देखने के साथ साथ में छू भी सकते हैं। तो हार्डवेयर में इतनी ही बातें याद रखनी, जो बाहरी आवरण है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो ही आपके हार्डवेयर हैं, भौतिक एवं मूर्त भाग। और सॉफ्टवेयर वाला पार्ट देखिए, कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो भी निर्देश हमारे द्वारा दिए जाते हैं। और इन निर्देशों का जो समूह है उसको प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है, नहीं तो एक्टिव नहीं रहता है हार्डवेयर वाले पार्ट। कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उसे उससे संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है। तो ये दोनों में अंतर है, अच्छे से याद रखें। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन कौन से प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के मध्य की क्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग किसी कार्य को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए भी किया जाता है। इनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 2 भाग हैं सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए किसको कहते हैं, कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं, वही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन यानी उसको चालू करने, सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कि कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जितनी भी एप्लीकेशन है उनका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का अभाव है तो। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं या किए जाते हैं। यह कंप्यूटर तंत्र का एक अत्यावश्यक भाग है। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य की जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी क्रियान्वित करता है, इसलिए इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार भी कहा जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे किसको, जो प्रोग्रामों को क्रियान्वित करता है, उनके लिए आवश्यक है।
जितने भी भौतिक भाग हैं, सॉफ्टवेयर है, उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इतनी बातें ध्यान में रखें। और इसके कार्य यही कार्य है जो ऊपर अपन ने पढ़े हैं। देखिए, अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। उपयोगकर्ता, कंप्यूटर हार्डवेयर, इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर स्रोत जैसे मेमोरी है, प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इन सभी को नियंत्रित भी कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके जो प्रोग्राम हैं वो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर लिखित प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग भाषाएं, तो इनको देखना भी जरूरी है। और भाषा संसाधक, तो ये चार हैं। और इसके बाद में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशेष अथवा निश्चित कार्यों को करने के उद्देश्य से बनाए गए हों। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, एडवोकेट आदि को अपनी भिन्न आवश्यकताओं हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। ये पेशेवर व्यक्ति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रयोग से अपने कार्यों तथा निष्पादन बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यानी अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयरों का या इस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो भी कार्य हैं उनका निष्पादन बहुत ही बेहतर ढंग से किया जा सकता है। आज बैंकिंग है, बीमा, फैक्ट्री, अस्पताल, इंजीनियरिंग आदि में इनकी काफ़ी उपयोग होने लगा है। शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करना हो, कार्यालयों में वेतन बिल बनाने के लिए विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने की सहज क्षमता भी प्रदान करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, पे रोल, रेलवे आरक्षण आदि। ये सभी सॉफ्टवेयर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये कार्य हैं मित्रों, चाहे बैंक हो, बीमा हो, फैक्ट्री हो, अस्पताल हो, इंजीनियरिंग, शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, तो इनमें होने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की भाषाएं, भाषा का अर्थ होता है अपनी बातों को दूसरे को सही तरीके से समझाने का माध्यम। कंप्यूटर से कार्य करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वे यूजर भाषा या कंप्यूटर भाषा उसको कहा जाता है। यानी कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भाषा का भी उपयोग किया जाता है उसी को यूजर भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर मशीन जिस भाषा को समझती है उसे बाइनरी या मशीन भाषा कहते हैं। अतः कंप्यूटर से यदि कोई कार्य संपन्न करता है तो मशीन भाषा में सूचनाएं देनी होती हैं। यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं ट्रांसलेटर। यानी अपनी भाषा में जैसे ए लिखा तो बीच में क्या रहता है? ट्रांसलेटर। वो उसको कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी अक्षरों में उसको कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर आसानी से उसको पढ़ सकता है। तो ये कार्य करता है आपका ट्रांसलेटर। यह मशीन भाषा को यूजर भाषा में भी बदलने का कार्य करता है। और जैसे कंप्यूटर ने ये इनपुट दिया तो ये इनपुट आपको अपनी भाषा में प्राप्त कराने के लिए भी ट्रांसलेटर होता है। यहाँ पर भी ट्रांसलेटर होगा मित्रों, जो आपको अपनी भाषा में इनपुट प्रदान करेगा। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो ये कंप्यूटर की भाषाएं देखिए, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज यानी LLL, मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा बोलते हैं इसको। और MLL यह है मित्रों असेंबली लैंग्वेज या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज, संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। और तीसरा पार्ट देखिए इसका, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज HLL। अब इनके बारे में देखते हैं डिटेल पूर्वक। निम्न स्तरीय या मशीन भाषा किसको बोलते हैं? मशीन भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी 0-1 भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधे संपर्क होता है, इसलिए इसे मशीन भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है क्योंकि 0-1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया जटिल होती है। मशीन भाषा में दिए गए निर्देश तीव्र गति से कार्य करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। दिए गए निर्देश का परिणाम भी मशीन भाषा में आता है। यदि हम कीबोर्ड से
ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसे मशीन भाषा में बदलता है, तब इसे एक आकृति प्राप्त होती है जो होती है ए। इस प्रक्रिया को कंप्यूटर तीव्रता से करता है। तो ये है आपकी मशीन भाषा। साधारण सी बातें हैं मित्रों, आसानी से समझ में आ जाएंगी। संयोजन भाषा एक बार पढ़ना जरूरी है इनको। संयोजन भाषा, असेंबली भाषा देखिए। मशीनी भाषा की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए असेंबली भाषा विकास किया गया। इसमें 01 बाइनरी भाषा के स्थान पर सांकेतिक भाषा निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया, जिसको याद करना सरल था। इस कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। जो ये कोड है निमोनिक कोड, इसको मशीन भाषा में अगर बदलना है तो इसके लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। और इस भाषा में कार्य करना मशीन भाषा की अपेक्षा सरल होता है। इसके प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में बदला जाता था, जिससे इसकी गति मशीन भाषा से कम होती है। संयोजक भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को हार्डवेयर की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें 2 प्रोग्राम चलते हैं। यह मशीन पर आधारित भाषा है, अतः दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। HLT, ADD, CLA, SUB आदि, तो ये दूसरे सॉफ्टवेयर हैं। और तीसरी देखिए उच्च स्तरीय भाषा। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है मित्रों आपके लिए, फिर भी पढ़ लीजिए। उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इसमें कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में कोड के स्थान पर, जो निमोनिक कोड है उसके स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा के जैसे ही शब्दों का उपयोग होता है, जिसमें प्रोग्राम को समझना है, लिखना आसान हो गया। यह मशीन पर आधारित भाषा नहीं होती, जिससे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। आजकल सामान्यतः इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में मुख्यतः आपके C++, जावा और सामान्यतः सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं आती हैं। उच्च स्तरीय भाषा में सामान्यतः अंग्रेजी जैसी भाषा का उपयोग होता है, अतः लिखना एवं प्रयोग करना आसान होता है। तो मुख्यतः जो उच्च स्तरीय भाषा है मित्रों, इसमें जो निमोनिक कोड है उसको अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। ये इस प्रकार से ये भाषाएं हैं। और इसमें कोई विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये सभी तरह के कंप्यूटर पर इसको चला सकते हैं। अब देखिए भाषा संसाधक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार करके भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। जैसे आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर भाषा संसाधक के कुछ उदाहरण हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है पहले ही बता देता हूं आपको, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपाइलर देखिए क्या होता है आपका, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के जो प्रकार बताइए आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उसी में आपका कंपाइलर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है मित्रों, जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। जो भी त्रुटियां उसमें लाइन वाइज नंबर के साथ में। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना जरूरी नहीं है। ये कंपाइलर, उसके बाद में इंटरप्रेटर, वे भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, वो आपके इंटरप्रेटर कहलाते हैं। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर वह तत्काल प्रदर्शित कर देता है। कहीं पर भी अगर त्रुटि हो गई है तो तत्काल प्रभाव से उसको प्रदर्शित करता है कि ये त्रुटि है। ये कार्य इंटरप्रेटर का है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना आवश्यक नहीं है। उधर हार्डवेयर की बात हो रही थी और इधर मेमोरी की। असेंबलर देखिए, यह असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। एक बार में एक पंक्ति को, जैसे एक पंक्ति लिखी हुई है कोई भी, उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य असेंबलर करता है। और पंक्ति में अगर त्रुटि है तो उसको प्रदर्शित करता है इंटरप्रेटर आपका। और विभिन्न त्रुटियां हैं तो उसको लाइन व नंबर के साथ में
आपका प्रदर्शित करता है कंपाइलर। तो ये याद रखें सभी के। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच की योजक कड़ी भी होता है। तो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। याद रखें, जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। जैसे आपके MS DOS है, विंडोज, लाइनक्स आदि कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनके नाम भी याद रखें, MS DOS, विंडोज, लाइनक्स। ये क्या है? जैसे MS DOS दे दिया और वहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे दिया, अन्य नाम दे दिए, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखिए क्या है? जो मेमोरी मैनेजमेंट है या स्मृति प्रबंधन, याददाश्त की व्यवस्था करना, किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा को मेमोरी में कहाँ रखना है, कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है कि जितने भी डाटा हैं उनको कहाँ तो रखना है और कहाँ से उसको लाना है। ये सारा कार्य किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल प्रबंधन यानी फाइलों का मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत फाइल को उसके नाम से संग्रह, नाम से स्टोर किया जाता है और वापस लाने का कार्य भी किया जाता है। तीसरा कार्य है निवेश निर्गम प्रबंधन यानी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट किया किसी को और जो भी आउटपुट प्राप्त हुआ वो मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत कंप्यूटर में डाटा देने अथवा कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए काम आने वाली जितनी भी युक्तियां या डिवाइस हैं उनका प्रबंधन करना होता है। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये मुख्य कार्य हो गए। एक तो पहला तो हो गया कि स्मृति प्रबंधन यानी याद में रखना कि कहाँ रखना है, कहाँ से लाना है डाटा को। फाइलों का प्रबंधन है, निवेश या निर्गम प्रबंधन है। तो ये याद रखें आप। चौथा कार्य इसका है यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ संबंध रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी उपयोग करने वाले हैं उनके साथ में संबंध रखता है, जिससे उपयोगकर्ता का काम है सरल हो जाता है। और नेक्स्ट है यूटिलिटीज। यह प्रोग्राम उपयोगकर्ता को कार्य की जटिलताओं से दूर करवा देते हैं। यूटिलिटीज प्रोग्राम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल, मॉनिटर, CPU आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रयोग करने वाले को इस जहमत से बचाता है कि वह कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी रखे। तो इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम न तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल है, मॉनिटर, CPU आदि के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा इनके बिना। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखिए अब। ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसमें याद रखना है इसको अच्छे से। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक उपयोगकर्ता का प्रबंधन रखते हैं। एक उपयोग करने वाला यूजर है उसकी प्रबंधन यानी व्यवस्था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे आपके डोस या विंडोज, डोस विंडोज। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक से अधिक उपयोग करता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। लाइनक्स है इसमें। उदाहरण याद रखें मित्रों इनके। जो याद करने वाली बातें हैं मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं क्या याद करना है इसमें। यूटिलिटी प्रोग्राम। यह प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव तथा मरम्मत का कार्य करते हैं। उदाहरण डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, डाटा बैकअप प्रोग्राम आदि। ये प्रोग्राम मित्रों समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को गतिशील व अधिक आंकड़े ग्रहण करने लायक बना सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक आंकड़ों को बैकअप बनाकर रख सकते हैं, यानी पुनः इसको प्राप्त कर सकते हैं आंकड़ों को। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं,
अतः इनको क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सामान्यतः निम्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं: हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डिफ्रीगमेंटर, फाइलों को बैकअप लेने या बैकअप को पुनः कंप्यूटर में डालने के लिए रिस्टोर प्रोग्राम, डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने उसको हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम। ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ा ही मैटर और है इसमें, वो भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बेसिक जानकारी हैं तो ये आधार में शामिल की जाती है मित्रों, और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। 10 अंक बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, अगर कंपटीशन की आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो। नहीं तो देखिए, मोटा मोटी पढ़ लेते हैं, बाकी पेपर का कोई सेंस नहीं रहता है उनके लिए। लेकिन जो गहराई से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10 अंक बहुत महत्व रखते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मित्रों। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। देखिए मित्रों, हमारे चैनल पर जो सिलेबस है आपका लगभग संपूर्ण मिलेगा रीट एग्जाम से पहले। एकमात्र चैनल है ऐसा जहां पर पूरा सिलेबस के अनुसार आपको टॉपिक करवाए जा रहे हैं। तो मेहनत हमारे द्वारा काफ़ी की जा रही है, आप भी साथ में करते रहें। जब दोनों तरफ से मेहनत होगी मित्रों, तो निश्चित तौर से रिजल्ट है वो सकारात्मक ही प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।